Good afternoon students, I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Management Department, Pentium Polytechnical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं पिछले कई दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन हो रही हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डेली हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में डेली हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जो है डंपिंग, राशि पकड़। डंपिंग का मतलब होता है कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर जब अपने सामान को, जब अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में सेल करता है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर देता है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट। मीन्स जब अपने स्वदेशी बाजार के लिए जो प्राइस वो सेलेक्ट करता है उससे कम रेंज की प्राइस वो फॉरेन मार्केट के लिए सेलेक्ट करता है। इसे हम डंपिंग कहते हैं, राशि पकड़। डंपिंग क्यों की जाती है, कब की जाती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, महत्व क्या है इनके, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। पहला है स्पोरेडिक डंपिंग। इसका मतलब होता है सीजनल चेंजेस के हिसाब से, जैसे सीजन चेंज होता है उसी हिसाब से पुराने सीजन का जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी मार्केटिंग बंद हो जाती है, लोग उसको नहीं खरीदते हैं। जैसे ठंड का समय है अगर, तो ठंड जाने के बाद गर्म कपड़ों की मार्केटिंग बंद हो जाती है, मार्केटिंग उसकी नहीं होती है, कोई भी उसको नहीं खरीदता है। तो अब उन प्रोडक्ट्स का हम क्या करें? अगर उसको हम रख देंगे एक साल तक के लिए तो नेक्स्ट ईयर उन सामान को वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा और रखे रखे वो प्रोडक्ट भी खराब हो जाएंगे। इससे प्रोड्यूसर को क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए वो क्या करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स की जहाँ पर डिमांड है ऐसे प्रोडक्ट्स को वो दूसरे देश में उनको एक्सपोर्ट करता है, मार्केटिंग करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट की जो प्राइस रहती है वो कम रहती है। जिस प्राइस में स्वदेशी बाजार में ऑलरेडी वो सेल कर रहा था उससे कम रेंज की प्राइस हम डंपिंग के द्वारा दूसरे देश में हम सेल करेंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस ना हो, क्षति ना हो। इसके बाद है शॉर्ट पीरियड डंपिंग। यहाँ पर भी डंपिंग हम करते हैं, लेकिन इसका जो टेन्योर होता है, टाइमिंग होती है, वो काफ़ी कम समय के लिए होती है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, हमारे देश में पैसा आता है और डंपिंग में इंपोर्टर को ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए इंपोर्टर ऐसे डंपिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते हैं क्योंकि उनको वही सामान कम रेंज में मिल रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए डंपिंग ईजी है, प्रॉफिटेबल है। तो कैप्चर फॉरेन मार्केट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मार्केट में एंटर करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस अगर हम कम कर दें, ईजिली कस्टमर्स को खरीदते हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं, बिजनेस हमारा एक्सपैंड होता है, मार्केटिंग बढ़ती है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए काफ़ी इजी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कम कर दें। और जब ये फॉरेन मार्केट की बात हो रही है, मतलब हम अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देश में हम सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस पहले से ही सेल कम कर दें तो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिक्योरिटी फ्रॉम डंपिंग। डंपिंग से बचे रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि जब हम दूसरे देश में सेल कर रहे हैं सामान, अब वहाँ से कोई भी सामान हमारे देश में नहीं आ सकता, या हमारे देश के जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो फॉरेन मार्केट में सामान को जाकर ना खरीदें, इसके लिए प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि अगर वही सामान उनको विदेश में, फॉरेन मार्केट में कम रेंज में अवेलेबल होगा तो हमारे देश में नहीं खरीदेंगे, हमारे देश में उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसके लिए ज़रूरी है सिक्योरिटी से बचने के लिए, डंपिंग से बचने के लिए, कि अब हमारा सामान जब एक बार विदेशी बाजार में जा चुका है तो अब वहाँ से हमारे देश का कंज्यूमर या कस्टमर उस देश से अब कोई भी सामान ना खरीदे, उसको अपने देश से ही वो सामान खरीदना होगा। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके बाद है टू स्टॉप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस। हमारे जो प्रतिबंधी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वो भी ज़्यादा उभर कर ना आ पाए। ऑब्वियसली जब हम अपना प्रोडक्ट कम रेंज में सेल कर रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ से भी बचाव हमको काफ़ी हद तक मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, फॉरेन मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। अब ये हो गए शॉर्ट टर्म डंपिंग। शॉर्ट टर्म डंपिंग हम किस तरीके से करते हैं और इनसे हमको फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इसके बाद है लॉन्ग टर्म डंपिंग। अब
जब हम कोई सामान फॉरेन मार्केट में कम रेंज में सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अगर लंबे समय तक इस काम को करेंगे तो हमको लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्शन में हमारा पैसा लगता है, लाने में, ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, फॉरेन मार्केट में ले जाने में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो अगर हम यही काम डंपिंग का काफ़ी लंबे समय तक करें तो क्या हमको लॉस नहीं होगा? होगा। तो लॉन्ग टर्म डंपिंग क्यों की जाती है? यहाँ पर कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, उसको हम कम नहीं कर सकते। तो जब हम लॉन्ग टर्म डंपिंग की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी प्राइस सेलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होती है। मतलब जितना हमारा मार्जिनल कॉस्ट लगा है उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं और जो प्राइस हमारा आता है वही प्राइस हम लॉन्ग टर्म डंपिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्राइस भी हमारे फॉरेन मार्केट के प्राइस से कम ही होता है, उसी को हम डंपिंग करते हैं। फिर चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे स्पोरेडिक डंपिंग हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डंपिंग। अब हम बात करेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर डंपिंग। डंपिंग के लिए ज़रूरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? पहला है प्रोटेक्शन, संरक्षण। अब जब हम डंपिंग कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट के मार्केट को संरक्षण कैसे किया जाए, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट हमारा देशी बाजार में भी सेल हो रहा है, वही प्रोडक्ट हमारा फॉरेन मार्केट में भी सेल हो रहा है, तो लोग वहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन देशी बाजार से क्यों खरीदेंगे जब फॉरेन मार्केट से वो लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम रेंज में मिलता है। ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रोटेक्शन दें, संरक्षण दें। संरक्षण हम कैसे दे सकते हैं कि अब फॉरेन मार्केट से हमारे यहाँ का कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस चीज़ के लिए सरकार से, गवर्नमेंट से गुजारिश की जाती है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं, जिस प्रोडक्ट के प्राइस में डंपिंग की जा रही है केवल उन्हीं प्रोडक्ट के लिए हम संरक्षण लेते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे उनकी सुचारू रूप से फॉरेन मार्केट में मार्केटिंग होती रहे, बिजनेस चलता रहे और हम प्रॉफिट अर्न करते रहे। इसके बाद है मोनोपोली इन डोमेस्टिक मार्केट। डंपिंग काफ़ी हद तक कारगर तभी साबित होती है जब डोमेस्टिक मार्केट में हमारी मोनोपोली एकाधिकार हो। मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जिस फीचर्स के साथ हम बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है और जो प्राइस हमने सेलेक्ट किया, उसमें मोनोपोली हो। कोई और पर्सन, कोई और मैन्युफैक्चरर, कोई और प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को ना बनाता हो, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ना सेल कर रहा हो और उस प्रोडक्ट का बिजनेस ना कर रहा हो। तो इस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में हम काफ़ी हद तक मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में हमारा प्रोडक्ट की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो लोग क्यों खरीदेंगे? वो लोग तभी खरीदेंगे जब हमारे प्रोडक्ट में मोनोपोली होगी। वो दूसरा प्रोडक्ट उनको कहीं ऑल ओवर डोमेस्टिक मार्केट में कहीं भी नहीं अवेलेबल है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये हो गए हमारी नेसेसरी कंडीशंस फॉर डंपिंग। अगर डंपिंग को ईजी करना है, डंपिंग को फ्लेक्सिबल करना है, तो इन दोनों कंडीशंस को हमको फुलफिल करना होगा। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डंपिंग। डंपिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, डंपिंग क्यों की जाती है? पहला है टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन डिमांड इलास्टिसिटी। अब डिमांड हर जगह जरूरी नहीं है एक जैसी हो। एक देश में अगर डिमांड ज़्यादा है तो जरूरी नहीं दूसरे देश में हो। दूसरे देश में अगर डिमांड कम है तो जरूरी नहीं है हमारे देश में भी डिमांड कम हो। तो जहाँ पर जैसी डिमांड होती है, जहाँ पर जैसी मांग होती है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये करते हैं। इसके बाद है टू गेन मोनोपोली ओवर फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में भी हमको ये ध्यान देना होता है कि वहाँ पे हमारी मोनोपोली है या एकाधिकार है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देना होता है। अब मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार। फॉरेन मार्केट में भी हम ये ध्यान दें कि वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कोई भी ना हो। इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान दें। इसके बाद है ओवर प्रोडक्शन। अगर हमने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया है, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा कर लिया है तो जितनी डिमांड थी उतनी तो हमने सप्लाई कर दी है प्रोडक्ट की, लेकिन जो सामान हमारा बच गया उनका क्या? उनके लिए हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है डंपिंग। उस सामान को डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम लेकर जाएं और कम रेंज में सेल करें और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, अपने देश में रेवेन्यू लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इसके बाद है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इससे जो हम अपने प्रोडक्ट को बनाने में जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ हद तक रिटर्न आने की संभावना बढ़ जाती है, जो प्रोडक्शन हमारा बच जाता है। एंड लास्ट है क्रिएशन ऑफ डिमांड इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में डिमांड को बनाए रखने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए भी डंपिंग ज़रूरी
है, लेकिन वहाँ भी हमको किसका ध्यान देना होगा? मोनोपोली का। अगर पर्टिकुलर देश में हमारे सामान की, हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट की मोनोपोली है तो हम उस प्रोडक्ट को बनाए रख सकते हैं, मोनोपोली को ध्यान में रखते हुए, डंपिंग का सहारा लेते हुए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा डंपिंग के बारे में। इंटरनेशनल मार्केटिंग में जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, PDF लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स तीनों को एक साथ पढ़िए। थैंक यू।